नमस्कार साथियों, भाइयों एवं बहनों, सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले मैं लेखक परिचय कर दूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत के माध्यम से हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए, जिसको हम लोग BHU के नाम से जानते हैं। वहाँ से इन्होंने ज्योतिषाचार्य यानी ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। कुछ समय तक इन्होंने शांति निकेतन में अध्यापन का काम किया। बाद में वे यहाँ से हिंदी भवन के निर्देशन बने। कबीर पर गहन अध्ययन करने के कारण 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें PhD की मानक उपाधि सम्मानित किया। 1950 ईस्वी में ये शांति निकेतन से काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले आए और वहाँ हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष बनाए गए। हिंदी विभाग के क्या बनाए गए? प्रोफेसर और अध्यक्ष बनाए गए। बाद में इनकी नियुक्ति पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में प्रोफेसर के पद पर हुई। बाद में क्या हुआ? पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में प्रोफेसर के पद पर हुई। 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। इनका निधन 1979 ईस्वी में हुआ था। अब मैं इनकी कुछ रचनाएं हैं जो बताता हूँ। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, वानभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारूचंद लेख, अनामदास का पोथा, कबीर, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका द्विवेदी की प्रमुख कृतियां हैं। इसके बाद मैं बात करूं इसकी कुछ साहित्यिक विशेषताएं जो है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की है। सबसे पहले मैं इस पाठ का परिचय कर दूं। पाठ का परिचय मैं कर दूं। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक प्रस्तुत निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये शीर्षक जो है निबंध में मनुष्य की मनुष्यता का साक्षात्कार कराया गया है। क्या कराया गया है? मनुष्य की मनुष्यता का साक्षात्कार कराया गया है। लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना मनुष्य की पशुता का प्रतीक है। क्या है? नाखून का बढ़ना मनुष्य की पशुता का प्रतीक है और इन्हें काटना या न बढ़ने देना उनमें निहित जो है मानवता का प्रतीक है। नाखून को न बढ़ने देना ये क्या चीज का प्रतीक है? मानवता का प्रतीक है। आजकल लड़कियां जो है इतना बड़ा बड़ा नाखून रखती है, ये सब क्या है? ये पशुता का प्रतीक है। कितने लड़का भी रखते हैं इस उंगली में बड़ा बड़ा नाखून रखते हैं, ये सब नहीं रखना चाहिए, ये सब गलत बात है, ठीक ना। अब मैं आगे बात करूं। आज से कुछ ही लाख वर्ष पहले मनुष्य जब वन मानुष की तरह जंगली था। आज से कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जब वन मानुष था यानी जंगल में रहते थे, उस समय नख ही उसे अस्त्र थे। उसका अस्त्र जो था, लड़ने की शक्ति जो थी, उस नाखून से ही लड़ते थे। नाखून से ही किसी को चीरना, फाड़ना, कोई भी वस्तु को नोचना वगैरह वगैरह जो भी हो। आधुनिक मनुष्य ने अनेक विनाशकारी अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर दिया है। आजकल जो है आधुनिक मनुष्य अनेक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर दिए हैं जो उसी पाश्विक प्रवृत्ति का परिचायक हैं। मनुष्य आधुनिक
मनुष्य जो है आधुनिक मरणशास्त्रों के तथाकथित सफलता को पा सकता है, पर मनुष्यता की यथार्थता तो प्रेम, मैत्री और त्याग में ही है। अतः नाखून बढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, पर उन्हें काटना मनुष्यता और उसके स्थान पर मनुष्यता को अपनाएं। अगर नाखून बढ़ रहा है तो ये नाखून का बढ़ना तो मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये प्रकृति का देन है। लेकिन नाखून अगर बढ़ रहा है तो हम लोगों का दायित्व बनता है उनको काटना, काट के रखना। अगर नाखून बड़ा है तो ये पशुता का प्रतीक है, अगर नाखून को काट के रखते हैं तो ये मनुष्यता का प्रतीक है। जैसे देख लीजिए हम लोगों का नाखून पूरा कटा हुआ है, ठीक। अब मैं आगे सारांश की बात करता हूँ। इसका जो संक्षिप्त सारांश है ये मैं बता देता हूँ। इस नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका सारांश इसमें। अब मैं नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पर बात करता हूँ। इसका जो सारांश है, कहा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है यह। इसमें लेखक ने नाखून के माध्यम से मनुष्य की आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए उसे बर्बरता त्याग कर मानवीय मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया है। एक दिन लेखक की पुत्री ने प्रश्न पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। किसने प्रश्न किया? लेखक की पुत्री ने एक दिन प्रश्न किया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। बालिका के इस प्रश्न से लेखक हतप्रभ हो गए। प्रतिक्रिया स्वरूप लेखक ने इस विषय पर मानव सभ्यता के क्या किया? लेखक ने इस विषय पर मानव सभ्यता के विकास पर अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि आज से लाखों वर्ष पूर्व जब मनुष्य जंगली अवस्था में था तब क्या होता था? तब उसे अपनी रक्षा के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। क्या थी? आज से लाखों वर्ष पूर्व जब मनुष्य जंगली हुआ करता था तब उन्हें हथियारों की आवश्यकता थी। इसके लिए मनुष्य ने अपने नाखून को हथियार स्वरूप प्रयोग करने के लिए बढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि अपने प्रतिद्वंदियों से जूझने के लिए नाखून ही उसके अस्त्र थे, क्योंकि लड़ने के लिए उनका अस्त्र जो था नाखून ही था। इसके बाद पत्थर, पेड़ की डाल आदि का व्यवहार होने लगा। इस प्रकार जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य अपने हथियारों में भी परिवर्तन करने लगा। लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाकर मानव ने असुरों को भी मुकाबला किया। मानव जो है लोहा का अस्त्र शस्त्र बना करके असुर का मुकाबला किया। इतिहास आगे बढ़ा, आर्य विजयी हुए, लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। युग परिवर्तन के साथ पपीले वाली बंदूक ने, करतूतों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक विमानों ने इतिहास को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया है। इतिहास को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया है। अब देखिए मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बनते जा रहा है। एक मनुष्य हथियार बनाता है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, बहुत तरह तरह के बम, ये हथियार वो हथियार बनाते हैं। किसके लिए? आखिर मनुष्य के लिए ही ना। अभी देख लीजिए हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, आज तक वहाँ लंगड़ा लूल्हा पैदा हो रहा है, क्योंकि अभी तक उस बम का प्रभाव है। आखिर किसके लिए? मनुष्य ने बनाया और मनुष्य ही उस चीज से विनाश हो रहा है। तो मनुष्य का ही विनाशक है ना। नखधर मनुष्यों ने इतनी चीजों का उपयोग करने के बावजूद अपने नाखूनों को नहीं छोड़ा। उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। वह सोचता है कि तो फिर क्या करे। उसे इस बात पर हैरानी होती है कि आज मनुष्य नाखून न काटने पर अपने बच्चों को डांटता है, किंतु प्रकृति ने उसे भी नाखून बढ़ाने को विवश कर दिया। मनुष्य को अब इससे कई गुना शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र मिल चुके हैं। इसी कारण मनुष्य अब नाखून नहीं चाहता है।
मनुष्य को जो है इस नाखून से कई गुना शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र मिल चुका है। जैसे देख लीजिए राफेल, कई तरह तरह के अग्नि, तरह तरह के हथियार मिल चुके हैं। इसी कारण मनुष्य अब नाखून नहीं रखना चाहिए। प्राणी वैज्ञानिकों के मतानुसार मानव मन के समान मानव शरीर में भी कई मानव सहज प्रवृत्तियां हैं। क्या है? मानव मन में कई सहज प्रवृत्तियां भी है। ये प्रवृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें एक है। इस प्रकार यदि मनुष्य अपने शरीर की, मन की ओर वाणी का अनायास घटने वाली प्रवृत्तियों के बारे में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलती है। मनुष्य में नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। जो मनुष्य नाखून बढ़ाता है वह मनुष्य नहीं, वह पशुत्व है, वह पशुता का लक्षण है। क्योंकि नाखून का बढ़ना पशुता का लक्षण है और नाखून का काटना मनुष्यता का लक्षण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी पशुता की निशानी है। पशुत्व के चिन्ह उनके भीतर रह गए हैं, किंतु वह पशुत्व को छोड़ चुका है। इस दृष्टि से अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। इसके बाद है लेखक सोचता है कि किस ओर बढ़ रहा है। लेखक सोचता है कि मनुष्य अब किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। आज के दौर में मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की ओर अथवा अस्त्र शस्त्र काटने की ओर। आज के युग में नाखून पशुता के अनवेद या अवशेष तथा अस्त्र शस्त्र पशुता की निशानी है। इसी प्रकार भाषा में भी विभिन्न शब्द विभिन्न रूपों के प्रतीक है। अब देखिए लेखक कह रहे हैं कि सिर्फ नाखून का बढ़ना ही पशुता का प्रतीक नहीं है। अस्त्र शस्त्र जो हम लोग बना रहे हैं, मनुष्य जो अस्त्र शस्त्र बना रहा है, ये भी एक पशुता का ही प्रतीक है। यथा अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ होता है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, किंतु इसका अर्थ हमने स्वाधीनता, स्वतंत्रता तथा स्वराज ग्रहण किया है। इसका तात्पर्य यह है कि इन सारे शब्दों में हमने स्व का बंधन अवश्य रखा है। क्या किया है? स्व का बंधन अवश्य रखा है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारी परंपरा महिमामयी उत्तराधिकारी विलुप्त और संस्करण उज्जवल है। यह सच है कि आज परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं, उलझने की मात्रा भी बढ़ गई है, परंतु मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली। लेकिन पुराने के मोह में बंधन में रहना भी सब समय वांछनीय होता नहीं। इसलिए हमें नएपन को अपनाना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नए की खोज में अपना सर्वस्व न खो दे। क्योंकि कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। कालिदास ने क्या कहा कि जितने भी पुराने हैं वे अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते। अतएव दोनों को जांचकर जो हितकर हो उसे ही स्वीकार करना चाहिए। दोनों को जांच लीजिए आपस में, जांचने के बाद जो भी हितकर हो आपके हित में उसको स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद है भारतवर्ष के ऋषियों ने भी अनेक प्रकार के इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया। भारत के ऋषि मुनि ने भी इन समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया है या प्रयास किया है। उन्होंने भी यह स्पष्ट किया है कि सभी जातियों तथा वर्णों का लक्ष्य एक ही है और सामान्य आदर्श भी एकता है। वह है अपने ही बंधन में अपने को बांधना। मनुष्य किस बात में पशु से भिन्न है?
किस बात में पशु से भिन्न है? आखिर किस बात में? आहार, निंद्रा आदि की दृष्टि से मनुष्य तथा पशु में समानता है, फिर भी मनुष्य पशु से भिन्न है। मनुष्य में संयम है, श्रद्धा है, त्याग है, तपस्या है तथा दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना का भाव है। मनुष्य में जो है तपस्या है, त्याग है। इसके बाद एक दूसरे के सुख दुख में, अगर आपके गांव में, मोहल्ला में, अगल बगल पड़ोसी में कुछ होता है तो इसमें क्या होता है, मनुष्य सुख दुख में साथ होता है, उसमें संवेदना की भाव होती है जो पशु में नहीं होते हैं। क्या होता है, ये चीज पशु में नहीं होते हैं। मनुष्य लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श नहीं मानता है, वह क्रोधी एवं अविवेकी को बुरा समझता है और मन वचन कर्म से किए गए असत्य आचरण को गलत मानता है। यह धर्म मात्र मनुष्य का है। गौतम ने यह भी कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। अहिंसा, सत्य तथा आक्रोश धर्म के मूल स्रोत हैं। इन सारी बातें के बावजूद जब मनुष्य नाखून बढ़ाता है तो आश्चर्य होता है। अज्ञान सर्वत्र मनुष्य को पछाड़ता है। अज्ञानता जो है मनुष्य को सर्वत्र नीचे की ओर पछाड़ता है। आदमी उससे लोहा लेने को सदा तैयार रहता है, फिर भी आदमी उनसे लोहा लेने को सदा तैयार रहता है। लेखक सोचता है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि देश के नेता वस्तुओं की कमी के कारण उत्पादन बढ़ाने की सलाह देते हैं, किंतु बूढ़े आत्मलोकन की ओर ध्यान दिलाते हैं। उसका कहना है कि प्रेम बड़ी चीज है। प्रेम क्या है? बहुत बड़ी चीज है जो हमारे भीतर है, जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर प्रेम है। पशु की प्रवृत्ति, मनुष्य में पशु की प्रवृत्तियां नहीं होती है, होना भी नहीं चाहिए मनुष्य में। लेखक सोचता है कि क्या कोई ऐसा दिन आएगा कि नाखून बढ़ाना स्वयं बंद हो जाए, नाखून जो है बढ़ना स्वयं बंद हो जाएगा। कौन सोचता है? लेखक सोचता है क्या कभी ऐसा भी दिन आएगा कि नाखून स्वयं बढ़ना बंद हो जाएगा। वह समझता है कि नाखून बढ़ना मनुष्य की प्रभुता की निशानी है और उसे न बढ़ने देना उसकी अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में अनायास आने वाली घृणा पशुता का घोतक है, जबकि मनुष्य की चरितार्थ प्रेम, मैत्री तथा त्याग में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहज की प्रवृत्ति है, परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्व निर्धारण आत्मबंधन का फल है जो चरितार्थ की ओर ले जाता है। अतः लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, लेकिन मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि नाखून का बढ़ना तो हमारे प्रवृत्ति है, प्रकृति का ये नियम है, लेकिन नाखून बढ़े तो बढ़े, लेकिन हम लोग नाखून को बढ़ने न दे, इसे काट के रखे, तो ये मनुष्यता का प्रतीक है। नहीं, अगर काटते हैं नाखून, बढ़ा हुआ है नाखून अगर बड़ा बड़ा रखते हैं, किसी को आप देखिएगा इतना बड़ा बड़ा नाखून रखती है। मुझे जहाँ तक लगता है लड़कियां 5 के 5 उंगली में नाखून बड़ा बड़ा रखती हैं। ये भी एक अस्त्र का ही काम करता है, किसी के मुंह नोचने का काम आता है ये सब। इसीलिए नाखून को बढ़ने नहीं देना है, नाखून को काट के रखना है। लड़कियां आप लोग दिल पे नहीं लीजिएगा, मैंने समझाने के लिए बोला हूँ। और ये रियल भी है कि आप लोग बड़ा बड़ा नाखून रखते हैं, उसको छोटा छोटा करके रखिए। धन्यवाद।